गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के सेमेस्टर सेकंड का प्रथम पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए बेटे, हम चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस पाठ के अर्थ का ही पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राष्ट्र निर्माण, तो हमें यह पता लगाना है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ ही क्या है। देखिए बेटे, राष्ट्र निर्माण के संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं, यानी बहुत सारे इतिहासकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, इन सब के अपने अपने विचार हैं। एक इतिहासकार राष्ट्रों के विकास की शब्दावली का प्रयोग करता है, यानी आप किसी हिस्टोरियन से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जैसे जैसे किसी राष्ट्र का विकास होता है, यानी उसकी स्थितियां बदलती हैं, तो ऐसे ऐसे किसी राष्ट्र का निर्माण होता जाता है। इसी तरीके से यदि आप एक राजनीतिज्ञ से बात करेंगे, यानी किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे, तो वो कहता है कि राष्ट्र निर्माण जो है वो राजनीति में आने जो परिवर्तन आता है उसे हम राष्ट्र निर्माण कह देते हैं। समाजशास्त्री राष्ट्र विकास जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, यानी हर व्यक्ति जो जिस भी फील्ड से रिलेटेड है वो उसके अनुसार ही उस शब्दावली का प्रयोग करता है। राष्ट्र निर्माण, यदि अब हम स्पष्ट तौर से देखें कि राष्ट्र निर्माण होता ही क्या है, तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। देखिए बेटे, कोई भी राष्ट्र चार चीज़ों से मिलकर बनता है, वहाँ की जनसंख्या से, वहाँ के भूभाग से, वहाँ की प्रभुसत्ता से और वहाँ की सरकार से। जब वहाँ पर रहने वाले लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उनके अंदर एक राष्ट्रीय भाव पैदा हो जाता है, तो इस सामाजिक प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण की संज्ञा देते हैं। यह सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कही जाती है क्योंकि यह उस राष्ट्र के समाज से संबंधित होती है। इसके कई स्वरूप होते हैं जिनके द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य होता है। देखिए बेटे, राष्ट्र निर्माण, यदि मैं सिर्फ सिंपल तरीके से कह दूं कि ये सामाजिक प्रक्रिया है, तो सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, अभी तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। समूहों में, सबसे पहले समूहों में राष्ट्रीय चेतना आती है, यानी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिस भूभाग में वो रहते हैं, वो उसे अपना समझने लगते हैं, यानी वो राष्ट्रीय तौर पर जुड़ जाते हैं तथा यह समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अब देखिए, जब किसी भूभाग में रहने वाले लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो वो लोग उस राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अर्थात वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की बात करते हैं। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक समझते हैं और देश के किसी भी भाग पर यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो लोग उससे आहत होते हैं और वो उसके लिए विद्रोह भी करते हैं, उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वहाँ पर रहने वाले लोगों को उस भूभाग में होने वाली प्रत्येक घटना प्रभावित करना शुरू कर देती है तो वो राष्ट्र निर्माण का ही आधार कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ पर एक राइटर हैं KW ड्यूश, इनके अनुसार राष्ट्र निर्माण की धारणा स्वैच्छिक और निर्माणात्मक या यांत्रिक धारणा है। यानी जो राष्ट्र निर्माण है वो एक स्वैच्छिक, यानी अपने आप चलने वाली, निर्माणात्मक, निर्माण करने वाली, यांत्रिक, यानी ये एक प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण लकड़ी, ईंट और मसालों अर्थात सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह इनसे होता है, विभिन्न नमूनों में धीमे या तीव्रता से या विभिन्न जोड़ों की क्रमबद्धता के अनुसार होता है, वैसे ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी जब भी कोई राष्ट्र बनता है तो उसकी प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, अपितु उसमें धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, यानी वहाँ के लोग जुड़ते चले जाते हैं, उनमें सामाजिक चेतना आती है, उनमें राजनीतिक चेतना आती है, वे प्रत्येक तरीके से स्वायत्त महसूस करते हैं, तब जाकर किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। अब प्रत्येक राष्ट्र जो है उसकी जो ये निर्माण की प्रक्रिया है वो धीमी भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है। देखिए, जैसे आप भारत में महसूस करें कि स्वतंत्रता से पहले लोग, जो हमारा देश था वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय चेतना आई, लोगों ने अपने आप को जुड़ा महसूस किया कि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं और भारत हमारा देश है, तो वो अपने देश के बारे में सोचने लगे और हमारे देश में एक नए राष्ट्र का निर्माण होने लगा और यह निर्माण बहुत ही तीव्र माना जाता है
क्योंकि जब लोग आपस में जुड़े तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार बहुत से विद्वान अपने अनुसार राष्ट्र के निर्माण की जो व्याख्या है वो करते हैं, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना, अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है, वहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब देखिए बेटा, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ या और उसके बाद हमारे देश ने एक राष्ट्र का स्वरूप धारण किया, तब राष्ट्र निर्माण के विषय में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका दृष्टिकोण क्या था, अर्थात वो राष्ट्र निर्माण के बारे में क्या सोचते थे। देखिए बेटे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। पंडित नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। ये आपको पता ही है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था, हमारे देश में भी आंतरिक अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू का ये सोचना बहुत ही जरूरी था कि हम अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देश अपने अपने ढंग से विश्व राजनीति पर प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दुखद विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देखिए बेटा, जहाँ दूसरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सोच रहे थे कि कैसे वो दूसरे देशों पे अपना रौब जमा सकते हैं या अपनी पकड़ बना सकते हैं, ऐसी स्थिति में भारत को आंतरिक तौर पर अपना ही विभाजन झेलना पड़ा था, अर्थात एक बना बनाया राष्ट्र ही खत्म होता नजर आ रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय भी कई समस्याएं आई। सबसे पहली समस्या विभाजन से जो प्रभावित शरणार्थियों की समस्या थी, अर्थात कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, कुछ हिंदुस्तान की तरफ चले गए थे। अब जो लोग पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए थे उन्हें किस तरीके से सेटल करना है देश में, और जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनका किस तरीके से सेटलमेंट करना है, अर्थात ये शरणार्थी समस्या भारत में उभर कर आई। कश्मीर की समस्या अभी आपको पता ही है, वर्तमान में मतलब जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार ने ही धारा 370 खत्म की है, नहीं तो उस समय कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा होते हुए भी ना के बराबर ही था। वहाँ पर धारा 370 लागू कर दी गई थी, अर्थात कश्मीर को ये राइट दिया गया था कि वो हिस्सा भारत का रहेगा परंतु उसका स्वयं का संविधान होगा। तो ये समस्या 70 वर्षों तक हमारे देश में बनी रही राज्य। और आज भी कश्मीर की समस्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए भारत पर जो है आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, और ये भारत का दुर्भाग्य माना जा सकता है। राज्यों के गठन, अब देखिए बेटे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 552 रियासतों के करीब हमारे देश में छोटी छोटी ये रियासतें बनी हुई थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। और इनको मिलाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की गई थी। कहीं पर सलाह मशवरे से बात कर ली गई थी, कहीं पर आर्मी को लेके जाना पड़ा था, और कहीं पर इसे और एक्ट के द्वारा भी शामिल किया गया था। अब ये जो राज्यों के गठन की समस्या थी कि यानी बहुत सारे राज्य इस तरीके की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भाषाओं के आधार पर गठन किया जाए या जाति के आधार पर गठन किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी भारत के लिए। भारत पर राजनीतिक विवाद, अब भारत का राजनीतिक विवाद आपको पता ही है कि कांग्रेस उस समय पर प्रमुख दल था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई और दल भी होना चाहिए जो लोगों का की जो मांगे हैं उन्हें रख सके। तो इस प्रकार के भी विवाद उठे। सांप्रदायिकता, ये आपको पता ही है, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं हमारे देश में, अलग अलग जातियों से धर्मों से बिलोंग करते हैं, तो ये उनको मिलाकर रखने की भी समस्या थी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी समस्याएं हमारे देश में पैदा हो गई थी। ये समस्याएं भारत के सर्वांगीण विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं साबित हो रही थी। अब देखिए, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो यहाँ पर उनको लगा कि जिस देश में इतनी सारी समस्याएं हैं उस देश को कैसे राष्ट्र बनाया जा सकता है, उस देश का कैसे राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। अतः पंडित नेहरू के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई कि कैसे इनसे निपटा जाए और भारत को विकास के पथ पर लेकर आया जाए। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पंडित नेहरू ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात हमारे देश को एक लोकतांत्रिक, गणतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसकी वजह से हमारे देश में सभी प्रकार के धर्मों, जातियों, संप्रदाय आदि के लोगों को रहने के लिए स्वतंत्रता दी गई, उन्हें समान अधिकार दिए गए, उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। जो दलित वर्ग था उन्हें आरक्षण दिए गए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके।
तो पंडित नेहरू ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जिससे भारत में सभी लोग अपने आप को उस देश के भूभाग से जुड़ा महसूस करें, उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो, वो एक दूसरे से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। इस प्रकार से भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया। अब देखिए बेटे, देशी रियासतों की समस्या का समाधान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत जो है वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यानी आपको पता ही था, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजा है। यानी भारत को हम एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं कह सकते थे। संपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए ये जरूरी था कि भारत में जो ये छोटी छोटी रियासतें हैं उन्हें किस प्रकार से भारत में शामिल किया जाए। यद्यपि देशी रियासतों की भारत में विलय की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या थी, परंतु पंडित नेहरू एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या को बड़े ही सुनियोजित ढंग से सुलझाया। देशी रियासतों की समस्या हल करने के लिए पंडित नेहरू ने 27 जून 1947 को एक विभाग की स्थापना की, जिसे राज्य विभाग कहा जाता है। देखिए बेटे, जो ये विभाग था इसकी, ये आपका आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में राज्य विभाग कब बनाया गया था। तो ये 27 जून 1947 को बनाया गया था और इसकी स्थापना पंडित नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस विभाग का मंत्री एवं वीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया। देखिए, आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो भारत में पहला राज्य विभाग बनाया गया था उसके इस विभाग के मंत्री और सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो इस विभाग के जो मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन जो थे वो उनको इसका सचिव नियुक्त किया गया था। देशी रियासतों का भारत में विलय 3 चरणों में के अंतर्गत हुआ। देखिए बेटे, मैंने पहले ही आपको बताया, अब किसी के पास प्रॉपर्टी है, कोई कहीं का राजा महाराजा है, तो वो जल्दी से स्वीकार नहीं करता कि वो किसी देश का अंग बन जाए, अपनी सत्ता को त्याग दे। तो ऐसी स्थिति में भारत में इन देशी रियासतों का 3 चरणों में अर्थात 3 तरीके से विलय किया गया था। प्रथम एकीकरण, दूसरा अधिमिलन और तृतीय प्रजातांत्रिकरण था। देखिए बेटे, प्रथम एकीकरण। अब एकीकरण के अंतर्गत वे देशी रियासतें हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परामर्श पर एवं स्वयं ही भारत में विलय होना स्वीकार कर लिया था। अब देखिए बेटे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो सचमुच भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वो एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अपने आप ही स्वीकार कर लिया और अपने आप को भारतीय राष्ट्र के अधीन कर दिया और अपनी सत्ता का त्याग किया। अब दूसरा तरीका क्या था? अधिमिलन। अब देखिए, इसके अंतर्गत जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों को शामिल किया गया था। अब मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जूनागढ़ और हैदराबाद में जो नवाब थे, राजा थे, वो पाकिस्तान की तरफ थे। वो चाहते ही नहीं थे कि वो भारत में अपना विलय करें, इसलिए वो अपनी अलग सत्ता बनाए रखना चाहते थे। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें स्वीकार नहीं था। वो कहते थे कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें इन रियासतों को भी अपने देश में मिलाना पड़ेगा। इस आधार पर जब उन्होंने स्वेच्छा से मिलना स्वीकार नहीं किया, इन दोनों रियासतों ने स्वेच्छा से मिलना स्वीकार नहीं किया था, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों ने, परंतु तब सरदार पटेल ने अपनी रणनीति कौशल, जो उनकी सूझबूझ थी, इनसे उनको भारत में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। अर्थात उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ की जिसकी वजह से ये चाहकर भी मना नहीं कर पाए और उन्हें भारत में मिलना पड़ा। और देखिए, तीसरा चरण इन संस्थाओं के प्रजातांत्रिकरण से संबंधित है। देशी रियासतों को प्रजातांत्रिक ढांचे में डालना भारत सरकार के लिए प्रमुख समस्या थी। इस समस्या के लिए प्रांतों में प्रजातांत्रिक एवं प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की गई। यानी तीसरा तरीका ऐसा था कि जनता स्वयं ही वोटिंग द्वारा ये डिसाइड करे कि वो भारत में किस तरीके का शासन चाहते हैं, वो राजाओं के अधीन रहना चाहते हैं या स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया और सभी व्यक्तियों को एक अधिकार दिया गया कि वो अपने आप को उस देश का नागरिक समझे और उनके वही राइट होंगे जो किसी राजा महाराजा के होते हैं।
इस प्रकार से सभी प्रकार की संस्थाओं का विलय कर लिया गया। परंतु इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों कि भारत में जहां राष्ट्र निर्माण हो गया वहीं उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी उभरी जो आज तक बनी हुई हैं, जैसे शरणार्थियों की समस्या मैंने आपको बताया, कश्मीर की समस्या आपको बताया, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सभी समस्याएं बताए हैं। और कई बार तो राज्यों का जो गठन है, जैसे कि आप देखते हो लगातार भारत में राज्य बनते ही जा रहे हैं। अभी जस्ट तेलंगाना बना है और हरियाणा, पंजाब भी 1966 में बने थे। इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे जो छोटे छोटे ये राज्य हैं ये भारत में अपनी स्वयं की सत्ता की मांग उठाते रहते हैं और ये भारत की एकीकरण अर्थात राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी समस्याएं मानी जाती हैं। परंतु धीरे धीरे जिस तरीके से देश एक होता जा रहा है, बंधुत्व की भावना आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत मजबूत बन रही है, उससे लगता है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बनने के मार्ग पर है। इस तरीके से यह आपका लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक में दिए गए प्रश्नों का अपने पाठ के आधार पर उत्तर देंगे और इसे लेसन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।